ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। मुझे हार स्वीकार है, हर एक को कभी ना कभी हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुझे पर्यटन ना करना स्वीकार नहीं है। ये किसने कहा है? माइकल जॉर्डन ने कहा है। संकट की आहट, सतर्कता की जरूरत। और इस समय आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में बड़ी अशांति फैली हुई है। एक तरफ यूक्रेन रूस में चल ही रहा है, हमास इजराइल में चल ही रहा है, और एक तरफ आप देख रहे हैं कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने भी हमला किया था, वो भी युद्ध शुरू हो चुका है। बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और पश्चिम एशिया की युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को एक बार फिर अस्थिर कर दिया। तेल और गैस की आपूर्ति से जुड़े समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ने लगा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव तेज हो गया है। और ऐसी स्थिति में भारत जैसे ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भर देश के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि हम लोग खरीदते ज़्यादा है। भारत की आर्थिक गतिविधियां, उद्योग, परिवहन व्यवस्था और आम लोगों का दैनिक जीवन काफी हद तक पेट्रोलियम उत्पादों और गैस पर निर्भर करता है। और इसलिए मध्य पूर्व में किसी भी प्रकार का सैन्य संघर्ष भारत की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा को सीधे प्रभावित करता है। और इस परिस्थिति में भारत सरकार को न केवल ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करनी होगी, बल्कि अफवाहों और बाजार में पैदा होने वाली अनिश्चितता पर भी नियंत्रण रखना होगा। मध्य पूर्व लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्रों में शामिल रहा है। खाड़ी क्षेत्र से दुनिया के अनेक देशों को कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है, और इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले किसी भी संघर्ष का सीधा प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अधिक चिंता समुद्री मार्गों को लेकर है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले अधिकांश तेल टैंकर महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों से होकर गुजरते हैं। अगर युद्ध के कारण इन मार्गों पर अवरोध उत्पन्न होता है तो तेल की आपूर्ति में गंभीर बाधा आ सकती है, और साथ ही जहाजों की सुरक्षा, बीमा लागत और परिवहन खर्च भी बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव आखिर तेल की कीमतों पर दिखाई देता है। और भारत की ऊर्जा संरचना को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था अभी भी बड़े पैमाने पर आयातित तेल और गैस पर निर्भर है। भारत कच्चे तेल की अपनी कुल जरूरत का लगभग 80% से अधिक आयात करता है, खरीदता है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के देशों से आता है, और यही कारण है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ते ही भारत में ऊर्जा बाजार को लेकर चिंता बढ़ जाती है। अगर युद्ध के कारण तेल की आपूर्ति बाधित होती है या कीमतों में तेज वृद्धि होती है तो इसका प्रभाव सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और आप देख रहे हैं कि ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, यूक्रेन है, ये आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा, तेहरान इसकी राजधानी है, यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगी, भूमध्य सागर है, लाल सागर आपको देखने को मिल रहा है। तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल पेट्रोल और डीजल की कीमतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव होता है। परिवहन महंगा होने से वस्तुओं की ढुलाई की लागत बढ़ती है, और जिससे बाजार में कई वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। कृषि क्षेत्र भी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि खेती से जुड़े कई उपकरण और परिवहन व्यवस्थाएं पेट्रोलियम उत्पादों पर आधारित हैं। और इसी तरह उद्योगों में उत्पादन लागत बढ़ जाती है, और जिससे उत्पादों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। परिणाम स्वरूप महंगाई बढ़ने की संभावना बनती है और आम लोगों की क्रय शक्ति पर असर पड़ता है। प्राकृतिक गैस की स्थिति भी भारत के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, और देश के कई उर्वरक संयंत्र, बिजली उत्पादन इकाइयां और औद्योगिक इकाइयां गैस पर निर्भर हैं। भारत अपनी गैस जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, और इसका बड़ा भाग भी मध्य पूर्व से आता है। अगर युद्ध के कारण गैस की आपूर्ति प्रभावित होती है तो उर्वरक और बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है, और इससे कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों पर दबाव बढ़ सकता है। और आप देखिए, ऊर्जा संकट का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि रणनीतिक चुनौती भी है। ऊर्जा संसाधनों की कमी या कीमतों में अत्यधिक वृद्धि से किसी भी देश की विकास गति प्रभावित हो सकती है। भारत जैसे तेजी से विकसित हो रहे देश के लिए ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता बेहद जरूरी है। अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं तो इससे देश का आयात खर्च बढ़ने के साथ साथ व्यापार घाटा भी बढ़ सकता है, और इसका असर मुद्रा विनिमय
दर और वित्तीय संतुलन पर भी पड़ेगा। इन चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाए। सबसे पहले सरकार को विभिन्न देशों से तेल और गैस की खरीद के विकल्पों को मजबूत करना होगा ताकि किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सके। और इसके साथ ही रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का उपयोग भी संकट के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक तेल भंडार तैयार किए हैं और जिनका उद्देश्य आपात स्थिति में देश की ऊर्जा जरूरतों को कुछ समय तक पूरा करना है। हालांकि केवल भंडार बनाना ही पर्याप्त नहीं है, सरकार को ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण पर भी ध्यान देना होगा। रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों से ऊर्जा आयात बढ़ाने की दिशा में पहले ही प्रयास किए जा चुके हैं और इस नीति को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में किसी एक क्षेत्र में संकट उत्पन्न होने पर देश की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित न हो। ऊर्जा संकट की स्थिति में एक और महत्वपूर्ण पहलू समाज में फैलने वाली अफवाह होती है। कई बार सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से ऐसी खबरें फैल जाती हैं कि देश में ईंधन की कमी होने वाली है या पेट्रोल डीजल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ने वाली हैं। ऐसी अफवाहों के कारण लोग घबराहट में ईंधन का अनावश्यक भंडारण करने लगते हैं और जिससे बाजार में कृत्रिम संकट पैदा हो सकता है। इसलिए सरकार और प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि वे समय समय पर स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी जनता तक पहुंचाते रहें। मीडिया की भूमिका भी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऊर्जा संकट जैसे संवेदनशील विषयों पर अतिरंजना या फिर अपुष्ट जानकारी समाज में अनावश्यक भय और भ्रम पैदा कर सकती है। दीर्घकालिक दृष्टि से देखें तो यह संकट भारत के लिए एक चेतावनी भी है। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में और अधिक प्रयास किए जाएं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के विकास से भविष्य में तेल और गैस पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी काफी संभावनाएं शेष हैं। मध्य पूर्व का वर्तमान संकट यह स्पष्ट संकेत देता है कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा बाजार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष का प्रभाव पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत के लिए यह समय सतर्कता, संतुलन और दूरदर्शिता के साथ नीति बनाने का है। सरकार को ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बाजार में स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। साथ ही अफवाहों और भ्रम की स्थिति से बचने के लिए पारदर्शी सूचना प्रणाली और जिम्मेदार संवाद भी जरूरी है। अगर भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में संयम के साथ कदम उठाता है तो वह न केवल इस संभावित ऊर्जा संकट से सुरक्षित रह सकता है बल्कि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी मजबूत आधार तैयार कर सकता है। ऐसी परिस्थितियां कठिन जरूर होती हैं, लेकिन सही नीति और दूरदर्शिता के माध्यम से इन्हें अवसर में बदला जा सकता है। यही समय है जब भारत को अपनी ऊर्जा नीति को और अधिक मजबूत, संतुलित और भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाने होंगे। क्या करने होंगे? कदम उठाने होंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। मिठास की मुश्किल, ये आप देखते हैं कि आहार का स्वाद बनाए रखने के लिए चीनी और नमक बहुत जरूरी है। दुनिया के मशहूर बावर्ची खास और महंगे व्यंजन पकाते हुए नमक की बारी आने पर कहते हैं स्वाद अनुसार। नमक तो ज्यादा खाना वैसे भी संभव नहीं होता। मीठा कम खाने के बारे में कोई नहीं कहता, इसलिए मीठा रोकने का नाम नहीं लेता। अब खूब खाया जाता है। इसके असर के बारे में जानते हुए भी लोग इससे बचना जरूरी नहीं समझते। हालांकि मोटापा, मधुमेह, दूसरे कारणों से जब शरीर परेशान होने लगता है तब मीठा कम करना पड़ता है। हमारी जीवन शैली ही ऐसी है कि चीनी दुखी करने लगे और तब भी किसी न किसी बहाने मीठा खाना छूटता नहीं है। कितने ही लोग सुबह उठकर गोली खा लेते हैं और दिन में गुलाब जामुन पेश किए जाएं तो उन्हें मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते हैं। कोई खुशखबरी जिंदगी में इठलाती हुई प्रवेश कर जाए और जल्दी से कोई मिठाई ना मिले तो चीनी को ही मिठाई मानकर मुहिम मीठा करा दिया जाता है। वैसे हर मिठाई में चीनी की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लगभग हर प्रसाद में मिष्ठान खिलाया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ज्यादा मीठा खाते रहना सेहत के लिए दिन ब दिन खतरनाक हुआ जा रहा है। खुशी मनाने और मनवाने के लिए मुँह मीठा करवाना हमारी ऐतिहासिक परंपरा है और परंपराओं से मुँह मोड़ना हमारे यहाँ सांस्कृतिक गुस्ताखी मानी जाती है। और आप देखिए, मीठा खाकर आराम से बैठने के कारण राष्ट्रीय सेहत बिगड़ रही है और यह पढ़कर और जानकर कसैला अनुभव होता है कि हमारा देश दुनिया की मीठी राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। आशंका है कि वास्तविकता में यह हो भी चुकी है क्योंकि सच अब बेचारा हो चुका है। पता नहीं वक्त के किस कोने में सिर झुकाए बैठा होगा।
कुछ मीठा हो जाए। जैसे विज्ञापनों ने प्यार तो बहुत पाया, तभी सामान भी खूब बिकवाया, लेकिन जितना नुकसान मीठा खाते रहने वालों का हुआ उतना मीठा खाने वाले नहीं समझते। मिठास के पीछे दुनिया इतनी दीवानी है कि उत्सव और खुशियों की पारंपरिक मिठाई यानी गुड़ को भी नहीं बख्शा गया। उसे ज़्यादा मीठा कुरकुरा और स्वाद बनाने के लिए उसमें चीनी मिलाना कब से हो रहा है। दर्जनों प्रसिद्ध ब्रांडों की गजक चीनी के सहारे बिक रही है। कितनी ही कितनी ही चीज़ों में असली चीज़ों की जगह जो नकली चीज़ें चीनी दिखाई जा रही है वह असली चीनी से ज़्यादा खतरनाक बताई जाती है। अच्छी सेहत के बारे में समझाने वाले उचित ही कहते हैं कि जब बीमारियां दस्तक देना शुरू कर रही हों तो भोजन में चीनी और नमक कम कर देना चाहिए और इस बारे में वाकई संजीदा विचार करना चाहिए और स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कोई विज्ञापन प्रेरित करें या ना करें। खुद ही अपने आप से कहा जाए कि मीठा ज़्यादा नहीं, अब नमकीन भी कम हो जाए। यह दोनों शरीर में कम प्रवेश करेंगे तो जिंदगी की असली सेहत सलामत रहेगी और तबीयत भी बार बार खराब होने से बचा करेगी। यह बिल्कुल सही कहा गया कि डॉक्टर के पास जाकर दवाई खाकर स्वस्थ रहना नहीं, बल्कि डॉक्टर के पास ना जाकर स्वानुशासन अपनाकर स्वस्थ रहना भी वास्तव में स्वस्थ रहना है। और ये आप देखते हैं बात दीगर है कि विषाणु दुर्घटना और प्रदूषण गरीबी के पड़ोस में तो कोई भी बीमार हो सकता है और खुशी मानने के लिए कड़वा हो जाए कहने का प्रचलन भी हमेशा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। और आप देखते हैं कि क्या मिठाई खाने से ज़्यादा स्वाद तो लोग सोमरस पीने और पिलाने में लेते हैं। यह पेय मिठाई खिलाने से कम रसीला नहीं माना जाता है। यही माना जाता है कि खुशी की पार्टी तो तभी पूरी होगी जब मदिरापान हो। एक बार मिली जिंदगी का पूरा लुत्फ लेने के लिए पीना पिलाना बढ़ रहा है। हमारे देश को इस तरह के स्वाद रस की खपत में दुनिया भर में काफ़ी बढ़त मिली है। खुशी के अवसरों पर बच्चों, युवाओं और महिलाओं से बचाकर आज शाम को पार्टी हो जाए भी खुलकर कहा जा रहा है। अक्सर देखने में आया कि चीनी और नमक से खबरदार करने वाले भी इस संदर्भ में कड़वे बोल नहीं कहते, जबकि इस तरह की पार्टी के बहाने शुरू हुई आदत का सिरा आगे चलकर सेहत के खिलाफ किस तरह खड़ा हो जाता है, यह छिपा नहीं है। और खुशी तो हम शरीर, दिल और दिमाग से भी महसूस कर सकते हैं और उसमें कुछ मीठा खाना तो बाहरी क्रम है। कोई ताज़ा फल खा लिया जाए तो भी जिंदगी में खुशी और उत्साह उभर सकता है। बदलते जमाने के साथ आज कुछ खट्टा मीठा हो जाए, कहा जाए और खाया भी जाए तो क्या हर्ज है। यह बिल्कुल नया और सेहतमंद अनुभव होता है। और किसी को मीठा ज़्यादा परेशान कर रहा है और तो अब सिर्फ खट्टा हो जाए बोलकर सिर्फ खट्टा ही खाया और खिलाया जा सकता है। बाजार में सामान बहुत है, इसलिए खुशी मनाने और सेहत बचाने के लिए मीठे की जगह कुछ नया और अलग खाना शुरू करना चाहिए। सबसे पहले तो कुछ मीठा हो जाए की जगह अब कुछ नमकीन हो जाए, जैसी सेहतमंद बातें क्यों ना की जाए। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें पढ़ लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है। ये आशंका के बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से जैसे हालात बन गए और जैसे जैसे दिन लंबे खिंचते जा रहे हैं उसके असर का दायरा भी बढ़ने लगा है। युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से जिस तरह की रणनीतियां अपनाई जा रही हैं उसके कारण वैसे देश भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं जो टकराव से दूर हैं। दरअसल ईरान पर अमेरिका इजरायल के साझा हमले के बाद समूचा पश्चिम एशिया प्रभावित है। इसका खाड़ी देशों में तेल उत्पादन पर खासा असर पड़ा है। इस बीच ईरान ने जिस तरह हार्मुज जलडमरू मध्य को बाधित कर दिया उसके बाद उस मार्ग से होकर दुनिया के कई देशों से में तेल की आपूर्ति भी रुक गई। खासतौर पर भारत में तेल और गैस की दिक्कत जिस रूप में देखी जा रही है वह कई स्तर पर चिंता पैदा करती है। हालांकि सरकार की ओर से यह कहा गया कि देश के पास रणनीतिक व्यावसायिक भंडार की पर्याप्त मात्रा मौजूद है और घरों तथा वाहनों के लिए इसमें कोई कटौती नहीं की गई। सरकार ने उपभोक्ताओं से शांति बनाए रखने किसी भी तरह की गैर जरूरी जमाखोरी से बचने की अपील की है। लेकिन आप देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर के दाम तो बढ़ गए ना। ये आप देखिए यहाँ हॉर्मुज संधि देखने को मिल जाएगी। ये फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, ईरान की राजधानी तेहरान है। विडंबना यह है कि एक ओर सरकार ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान और सुरक्षित बता रही, दूसरी ओर देश के कई हिस्सों में से बाजार में रसोई गैस के लिए अफरा तफरी की खबरें आ रही हैं। सवाल है कि जब सरकार सब कुछ ठीक होने का आश्वासन दे रही है, जमाखोरी न करने की हिदायत दे रही है,
तब भी लोगों के बीच रसोई गैस की कमी होने की आशंका कैसे फैल गई? असल में जब ईरान ने हॉर्मुज समुद्री मार्ग को रोक दिया, उसका असर तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ने लगा। तब सरकार ने न केवल खाना पकाने के गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी, बल्कि 25 दिन के बाद ही नया सिलेंडर मिलने की शर्त लगा दी। शायद यही वजह है कि लोगों के बीच यह धारणा बनी कि आने वाले दिनों में रसोई गैस की किल्लत होने वाली। इसी के बाद एहतियातन रसोई गैस के सिलेंडर लेने की एक तरह से होड़ मच गई, और जिसका फायदा कालाबाजारी करने वालों ने उठाया। कई जगहों से ऊंची कीमतों पर सिलेंडर बेचे जाने की खबरें आई। इसी तरह बिजली से चलने वाले चूल्हों की बिक्री में खासा इजाफा देखा गया। अब बल तो यह समझना मुश्किल है कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध और उसकी वजह से उपजने वाली स्थिति का अनुमान लगाने तथा उसी मुताबिक संकट का सामना करने की तैयारी करने के मामले में सरकार ने उदासीनता क्यों बरती। अब सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम लगाने, जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने की बात कह रही है, लेकिन हकीकत यह है कि रसोई गैस सिलेंडर की कमी को लेकर लोग आशंकित हैं, और कहीं इसके लिए लंबी कतारों में खड़े हैं, और तो कहीं ज़्यादा पैसे चुकाने पर मजबूर हैं। अगर सरकार का कहना सही है कि रसोई गैस की कमी नहीं है, तो सबसे पहले उसे देश में रसोई गैस सिलेंडरों की सहज आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए और बाहों पर लगाम लगाना चाहिए। फिर इस अनिवार्य आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी ना हो, इसके लिए उसे जन जागरूकता फैलाने से लेकर कानूनी कार्रवाई के सभी उपाय अपनाने चाहिए। इस मुश्किल घड़ी में किसी को अपने लिए मुनाफा कमाने का मौका बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइए। आपके यहाँ क्या हाल है? कैंसर के पांव। हाल के वर्षों में भारत में कैंसर का रोग जिस पैमाने पर बढ़ता देखा जा रहा है, उसने समूचे चिकित्सा जगत में चिंता पैदा कर दी है। विडंबना है कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में तमाम प्रगति के बावजूद देश में कैंसर के मामलों में खासी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आमतौर पर इसके उपचार पर तो ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन बचाव की दिशा में नहीं सोचा जा रहा है, और नतीजतन कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। पिछले दिनों राज्यसभा में केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के आंकड़ों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। इसके मुताबिक हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के दौरान कैंसर के मामलों और इससे होने वाली मौतों में निरंतर वृद्धि हुई है। इस अवधि में चारों क्षेत्रों में कुल 4,17,000 से अधिक मरीजों के आने का अनुमान है। आंकड़ों के हिसाब से चंडीगढ़ में ही प्रतिदिन 2 लोगों की मौत हो रही है। बीते 5 वर्षों में करीब 2,35,000 से अधिक लोगों की मौत से स्थिति की गंभीरता का पता चलता है। गौरतलब है कि हर साल कैंसर के करीब 15 लाख नए मरीज सामने आते हैं। अगले 20 वर्षों में यह संख्या 25 लाख पहुंचने का अंदेशा है। महज दवाओं को सस्ता करने और कैंसर अस्पताल खोल देने भर से यह समस्या दूर नहीं होगी। सच है कि मरीजों को इस समय सस्ता और सुलभ उपचार की जरूरत है, मगर समस्या को जड़ से मिटाने के लिए कैंसर की रोकथाम पर काम करने के साथ नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना होगा। फिलहाल लक्ष्य यह होना चाहिए कि पहले चरण में ही मर्ज की पहचान कर ली जाए और जिन कारणों से मामले बढ़ रहे हैं उनको जड़ से खत्म किया जाए। पंजाब, हरियाणा सहित सभी राज्यों में कीटनाशकों के बेलगाम इस्तेमाल पर रोक लगाना होगा, क्योंकि कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे इसे भी एक बड़ी वजह माना जा गया है। औद्योगिक कचरों के सख्ती से निपटान के साथ वायु और भूजल प्रदूषण पर फिर अंकुश लगाने की तत्काल जरूरत है। और समय से आप देखते हैं कि अगर बीमारी का पता चल जाए तो समय से इलाज हो जाए तो बहुत कुछ सुधार हो जाता है। आजकल हर बीमारी का इलाज संभव है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की संपादकीय पाठ में उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।